अब पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टेंस सी, कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है वाटर ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब होगा जब पानी डालेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। पानी डालेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टेंस का वेरिएशन। वेरिएशन इन कंडक्टेंस सी। चलिए तो देखते हैं कंडक्टेंस का वेरिएशन। बोल रहे हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए पढ़ना है। जब भी हम लोग वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर डाइल्यूशन करेंगे, हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। डाइल्यूशन मतलब समझता होगा ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब आप पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, यानी कंसंट्रेशन घटेगा। तो जब हम लोग पानी डालेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटने से, कंसंट्रेशन क्यों घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ता है ना, 1 लीटर है अभी 2 लीटर होते जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, बराबर। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा आयंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस के लिए क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ध्यान से समझना। तो तुमको क्वांटिटी कहाँ फिक्स कर गई है हम बता रहे हैं, रो के डेफिनेशन में और कप्पा में। इसमें बोला गया था कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml वॉल्यूम। ठीक है, याद रखना। तो वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस के लिए और रेसिस्टेंस के लिए कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो सारा वॉल्यूम बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ गया। अब इसको अलग अलग भी देख लेते हैं कैसे बढ़ गया कंडक्टेंस। तो देखो, अगर बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जिसमें पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो इसका कहानी वहीं से जुड़ा होगा। देखो, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, डाइल्यूशन से। अगर डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, अल्फा इंक्रीज होगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान से सुन लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तुमने पढ़ा होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट के आयंस टूटे नहीं होते पहले से। जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। पढ़े होगे तुमने, पानी में ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी आयनिक बॉन्ड के आयंस को क्या करता है, तोड़ता है। तुम उसको बढ़ा रहे हो तो क्या करेगा, जो आयंस कम टूटे थे उनको और तोड़ेगा, अल्फा बढ़ाएगा। जब अल्फा बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा, अल्फा बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ये बात समझा सबको।
वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप वॉल्यूम बढ़ाओ यानी डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं बताइए, कम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, यानी कंसंट्रेशन से क्या हुआ ये भी पता चला, कंसंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। देखो डाइल्यूशन करना मतलब पानी डालना, पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से पानी से ये होगा अल्फा बढ़ेगा, वॉल्यूम से नहीं फर्क पड़ता। पानी क्या करता है, किसी भी चीज को तोड़ देता है, तुमने पढ़ा होगा, किसी भी आयंस को तोड़ने की क्षमता रखता है, तो पानी तोड़ देगा। चाहो तुम यहाँ लिख भी सकते हो कि पानी किसी भी आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो पानी बढ़ा रहे तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ती है। वीक में तो आयंस बढ़ जाते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहले से 100% अल्फा रहता है, टूटा रहता है, उसमें ये वाला लॉजिक तुम नहीं लगा सकते कि अल्फा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से सारे आयन टूट गए, पानी डालने से और कोई आयन टूटने वाला नहीं है। तो फिर कैसे बढ़ा भाई, फिर कैसे कंडक्टेंस बढ़ा, इसको देखते हैं। चलिए तो क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन करना, पानी डालना। वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो जो आयंस के बीच का फोर्स, तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे मतलब कंसंट्रेशन घटेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पानी ढेर सारा हो गया तो आयंस दूर दूर जाने लगेंगे। तो सुनो, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड को तुम पानी में डालते हो तो आयंस में टूट जाता है, ये बात पढ़ा है ना पहली बार। अब मान लो हम पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आयंस दूर दूर नहीं चले जाएंगे, ढेर सारा पानी होगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो दूर दूर चले जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज होगा, यानी फोर्स उनके बीच का क्या हो जाएगा, डिक्रीज, उनके बीच में लगने वाला फोर्स घटेगा। अच्छा, जब फोर्स घटेगा तो आयंस जल्दी जल्दी चल सकते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, बट बहुत कम, वेरी लेस, ये बहुत कम बढ़ा पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ आयंस वायंस बढ़ नहीं रहा है, आयंस की दूरी बढ़ने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वेरी लेस, याद रखो, बहुत कम इंक्रीज होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसका कहानी किससे जुड़ा हुआ है, टूट जाते हैं पानी डालने से। तो यहाँ पर कारण नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि पानी डालो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, दोनों में कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बढ़ने से बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग में दूरी बढ़ने से बढ़ेगा। क्लियर हो गया सबको। दूसरा है बच्चों कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा, कंडक्टिविटी में चेंज। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन याद रखिए, कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml वॉल्यूम। 1 ml, याद रखो, हम 1 ml उठाएंगे उस सैंपल में से, उसमें जितने आयंस है उसका कंडक्टेंस नापना है हमको, सबका नहीं। तो अब क्या होगा, ध्यान सुनेंगे। अगर आप बात करोगे डाइल्यूशन की, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। देखो इधर, अगर आप बात करो दोनों की, स्ट्रॉन्ग और वीक, इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की बात करो आप, एक साथ हो जाएगा इसमें। देखिए आपने किया डाइल्यूशन, सुनो,
डाइल्यूशन किए मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किए। जब वॉल्यूम बढ़ाते गए, तुम ध्यान से सुनो, मेरी कहानी को समझे। ये पानी है, ठीक है, कम है अभी। इसके अंदर हम लोग सोल्यूट तो नहीं डाल रहे हैं ना, नहीं डाल रहे हैं। मान लो NaCl डाला हुआ है पहले से, 1 मोल डाला है, 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 1 मोल डाला हमने, कंसंट्रेशन है। अब तुमने बाहर से वाटर ऐड कर दिया, अब ये बढ़ करके अब बढ़ करके ये ऐसा हो गया, 1 मोल पर 2 लीटर हो गया, 2 लीटर में 1 मोल हो गया। क्या आयंस बढ़े हैं? नहीं। NaCl तो हम 1 ही मोल डाले ना भाई, टूट भी जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा तो भी 1 ही मोल रहेगा। मान लो हम 1 मोल डाले तो पूरा का पूरा टूट गया, मान लो पूरा टूटा या कम टूटा, दोनों केस में Na और Cl की संख्या 1 मोल से ज्यादा तो नहीं हो सकती, नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसका देखो इसमें ध्यान दो, पहले जब कम था तो 1 मोल था 1 लीटर में, अब क्या हो गया, 1 मोल 2 लीटर में हो गया। तो 1 लीटर में कितना आएगा यहाँ पे बताइए, आधा मोल आएगा ना, आधा मोल पर लीटर। तो क्या हो गया, देखो तो यहाँ पर संख्या कम हो गई कि नहीं, कम हो गई पर लीटर में। क्यों हम पर लीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी है वो 1 ml में नापी जाती है, 1 मिलीलीटर। तो तुम खुद सोचो कि क्या अब 1 मिलीलीटर में आयंस की संख्या कम हुई होगी कि नहीं हुई होगी। पहले 1 लीटर नहीं समझा तुमको तो हम एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम क्या करो, 100 ग्राम शक्कर घोल दो 1 लीटर पानी में और इसमें से 1 ml निकाल के पी लो। अब क्या करो, शक्कर मत डालो, शक्कर डालना अलाउ नहीं, यहाँ पे पानी डालना अलाउ। अब आप क्या करो, उसमें और 2 लीटर पानी डाल दो। कितना लीटर पानी हो गया, शरबत 3 लीटर। अब 1 ml उठा के चखो, कैसा लगेगा तुमको, कम मीठा लगेगा ना। क्यों कम लगेगा, शक्कर की क्वांटिटी कम हो गई। कैसे कम हो गई सर, हमने तो शक्कर निकाला नहीं, अरे यार 1 ml में कम हो गई। समझ में आ गया, तो वही कॉन्सेप्ट आप लगाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूशन किए वॉल्यूम बढ़ाएं, डाइल्यूशन किए वॉल्यूम बढ़ाएं तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, 1 ml में आयन की संख्या क्या हुई होगी, घट गई होगी। 1 ml, देखो ये 1 ml वाला लॉजिक यहां नहीं आया है, इसलिए यहां पे बढ़ा था, यहाँ पे टोटल से मतलब हमको, यहाँ पे क्या है 1 ml में देखा जाएगा। जब नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml घट गया, उसी को तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। दोनों के लिए यही लॉजिक चलेगा। कोई बोलेगा सर वीक में तो टूटता भी है, हमें लोग टूटता है फूटता है उससे मेरे को मतलब नहीं है। ये कितना टूटता होगा, थोड़ा सा टूटता होगा। मान लो पूरा टूट गया 100%, तो भी तो यहाँ वही तो यहाँ समझा रहे थे, पूरा का पूरा NaCl टूट जाएगा तो भी आप पानी डाल रहे हो तो 1 ml में आयंस की संख्या कम ही रहेगी। कम रहेगी ना, बिल्कुल कम रहेगी। चलिए, तो कंडक्टिविटी घटता है लेकिन कंडक्टेंस बढ़ता है। थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों एक ही जैसा लगता है। कोई सोच रहा हो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये 1 ml वाला लॉजिक याद रखो, 1 ml में चेक कर रहा है। चलिए, तो नोट कर लिया आपने। तीसरा देखते हैं हम लोग, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट है बच्चों वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला लिख लेते पहले, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और लैम्डा ई का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला, राइट। चलिए, तो देखते हैं इसमें।
तो अब आपने किया है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किए। ध्यान सुनो, देखो मोलारिटी हो या नॉर्मेलिटी हो, कोई भी, हम आपको फॉर्मूला लिख दे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। दोनों के दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड है, दिख रहा है? तो जैसे आप डाइल्यूशन करें, वॉल्यूम बढ़ा, ये देखो वॉल्यूम बढ़ा, तो मोलारिटी या नॉर्मेलिटी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? डिक्रीज हो जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जब दोनों डिक्रीज होंगे, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये और ये घट गया, ये और ये घट गया, तो ये दोनों बढ़ जाएगा। देन मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? दोनों में इंक्रीज होगा, ठीक है, वीक में भी और स्ट्रॉन्ग में भी। कारण क्या होगा? अच्छा, कोई ऐसा बोल रहा होगा कप्पा तो घटता है सर, तो घटना चाहिए, अभी हम पढ़ाए थे कप्पा घटता है, तो बता कप्पा में डिक्रीज जो होगा वो बहुत कम होगा एम के इंक्रीज की अपेक्षा, मतलब डिक्रीज कम होगा, इंक्रीज ज्यादा, तो कौन प्रभावशाली होगा? इंक्रीज वाला, ठीक है। तो कप्पा घटता है थोड़ा सा, कप्पा का कारण क्या था घटने बढ़ने का? बताइए, कप्पा घटने बढ़ने का कारण था 1 ml में आयंस की संख्या कम होना। तो मोलर कंडक्टिविटी जल्दी ज्यादा तेजी से चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम तेजी से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तेजी से चेंज हो रहा है, तो नॉर्मेलिटी तेजी से चेंज होगा, मोलारिटी, उस वजह से ये इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर बात करो वीक हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या कारण बताओगे भाई, क्यों घटा बढ़ा? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कारण बताना, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ, बोल सकते हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या कारण बताओगे? फोर्स कम हो गया, बराबर, फोर्स आयंस के बीच का घट गया, तो दूरी बढ़ गया था, सही है। ये 2 कारण बता सकते हो, इस वजह से ये बढ़े हैं, लेकिन बड़ा है दोनों में, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर, ग्राफ बनाया गया, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। स्क्वायर रूट क्यों लिए? क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन में बनाने पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, टेढ़ा टेढ़ा आ रहा था, इन्होंने स्क्वायर रूट में बना के देखा, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ऐसा। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन थोड़ा अलग अलग होगा, ध्यान रखना। तो आप इसको ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है ग्राफ को, इधर ऐसे ऐसे देखना, उल्टा, पहली बार ग्राफ उल्टा देखना सीखो। हम लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन इसको उल्टा देखते हैं। इधर इधर आने पे क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बताइए? डिक्रीज। क्यों? डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। इधर से इधर आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आइए, तो ध्यान से देखो, पहले इतना मोलर कंडक्टिविटी था, अब आप यहां आ गए, कंसंट्रेशन घटा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ? ये देखो बढ़ गया, दिख रहा है? ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ते 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 मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां होगा? यहां पे, जब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0। थोड़ा इस ग्राफ को ध्यान से समझो, इस ग्राफ को ध्यान से समझिए। तो यहां पर क्या बताना चाह रहा है कि व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन 0 हो जाए, देन लेमडा एम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझा?
अरे यार ये ग्राफ में हम जैसे जैसे इधर आ रहे देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। बढ़ते 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 कंसंट्रेशन घटते 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 कितना हो सकता है? जीरो। कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते 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 यहां पहुंचा, इसको बोला गया लैम्डा एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इंफिनिटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान सुन लो, सब बहुत काम का आएगा। लैम्डा एम को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो इधर ध्यान से समझा देता हूं तुमको कि जब इफ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा। व्हेन कंसंट्रेशन पूरा जीरो तो नहीं हो सकता है, टेंड्स टू जीरो, पूरा जीरो नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन क्या नंबर ऑफ आयंस है, वो तो पूरा खत्म नहीं हो सकता, पानी में कितना भी डालो, लेकिन इतना पानी डाल दो, इतना पानी डाल दो कि आयंस जो 1 ml में हम देखेंगे तो लगभग जीरो आयंस। ठीक है, तो व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, जब कंसंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर हो जाए, देन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगा। इस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं, दिस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी is called limiting molar conductivity, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे उसको, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। थोड़ा सुनो, कंसंट्रेशन जीरो कैसे करोगे? कंसंट्रेशन घट कैसे रहा था बताइए? वॉल्यूम बढ़ाने से, पानी डालने से, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, कंसंट्रेशन कम। कंसंट्रेशन घटाना है, घटा कर जीरो कर देना है, तो पानी कितना डालना होगा? बहुत सारा पानी, मतलब इतना पानी डाल दो, इनफाइनाइट पानी डाल दो। इनफाइनाइट पानी डालने का मतलब इतना सारा पानी हो गया कि आयंस जो है वो 1 ml में इतने कम हो गए, जीरो के बराबर। क्लियर हो गया? इसलिए इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं समझ रहा है सर? अरे यार देखो, कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूशन का उल्टा है ना? बिल्कुल, ये तो तुमको जब से दिख रहा है डाइल्यूशन हो रहा, कंसंट्रेशन कम हो रहा। तो अब बताइए कंसंट्रेशन जीरो तो डाइल्यूशन 1/0। 1/0 क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। 1/0 क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। कंसंट्रेशन डाइल्यूशन का उल्टा, ये बात सबको समझ रहा है ना? तो जब हम कंसंट्रेशन जीरो की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूशन जीरो का उल्टा कितना होगा? इनफाइनाइट। इसलिए इसका नाम रखा है इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे मिलेगा? तो ग्राफ से। अब देखो ग्राफ कैसा इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c, ये इक्वेशन हो गया ऑफ लाइन। y एक्सिस पे कौन है वेरिएबल बताइए? लैम्डा एम। लैम्डा एम है ना? ग्राफ किसके बीच में बना? लैम्डा एम और अंडर रूट सी। स्लोप क्या होता है? झुकाव। इसका स्लोप पता नहीं अपने को, तो अपन इसको b मान ले रहे हैं। अच्छा, स्लोप निगेटिव होगा ना? बिल्कुल। कैसे? देखो, निगेटिव स्लोप कब होता है? पढ़े होगे तुम। ऐसे लाइन है तो थीटा 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप निगेटिव होगा। और x की जगह क्या है? अंडर रूट सी। और इंटरसेप्ट मतलब टुकड़ा, y एक्सिस का टुकड़ा, y एक्सिस का टुकड़ा क्या है बताइए? लैम्डा एम इंफिनिटी। तो यहां से हम लोग लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये सब पता ही हम लोग को। तो ठीक है, सबको समझ में आया क्या? ये कहां से है? इस ग्राफ को हमने देख करके इस इक्वेशन से बनाया।
y बराबर mx प्लस सी। y मतलब y एक्सिस पे कौन है, ये है। x मतलब x एक्सिस पे कौन है, c मतलब ये लाइन जाके y एक्सिस पे कितना काट रहा है टुकड़ा, लैम्डा है। और स्लोप, स्लोप पता नहीं था तो अपने मन से माइनस बी मानिए। निगेटिव क्यों माने, ऑब्ट्यूज एंगल है लाइन का। समझ में आ गया सबको। चलिए, तो यहां से हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड lambda m infinity from ग्राफ फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए नहीं। ये ग्राफ भी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। ये ग्राफ किसके लिए बच्चों, ध्यान रखना, दिस ग्राफ इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक के लिए नहीं है, वीक के लिए नहीं है। देखो ये स्ट्रॉन्ग के लिए, भले वे स्ट्रॉन्ग और वीक में दोनों में बदलाव सेम है, तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो दोनों में लैम्डा एम और लैम्डा ई बढ़ता है कंसंट्रेशन घटाने से, बट इंक्रीज एक समान नहीं है। ये बात समझ में आ गया। इसमें लीनियर इंक्रीज है, इसमें कैसा इंक्रीज है, लीनियर इंक्रीज। लीनियर इंक्रीज मतलब सीधा सीधा, ये देखो। और इसमें जो है वो नॉन लीनियर है, कर्व है, टेढ़ा, ऐसे ग्राफ बनेगा। चलिए आप नोट कर लिए इतना, चलिए नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा ग्राफ। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में कारण अलग है तो ग्राफ भी अलग बनेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वही कहानी है, अगर आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन क्या होना, कंसंट्रेशन क्या होना बच्चों, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन घटना। वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन घटा, कंसंट्रेशन घटा, कंसंट्रेशन घटा तो लैम्डा एम और लैम्डा ई दोनों के दोनों बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, अभी समझाए थे। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगी, मोलारिटी घटेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। पूरा लिखे क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, मोलारिटी घटेगा तो लैम्डा एम, मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों घटेगा, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यूब बढ़ेंगे। बट इसमें रीजन अलग है। रीजन क्या है भाई, इसमें रीजन है अल्फा इंक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ नॉट लीनियर, ऐसा है। ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये CH3COOH के लिए, ये है HCOH के लिए, फॉर्मिक एसिड। फिर यहाँ ग्राफ बना है लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी। फिर ग्राफ को ऐसे देखो आप, ये देखो, ये ग्राफ कभी जाकर के ऐसे मिलेगा क्या कहीं, इधर नहीं मिलेगा, दिख रहा है। पिछली बार ग्राफ ऐसा था, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सोचो, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन था, तो ये जाके यहां मिल सकता है, तो हम लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकते हैं। जहां मिलता था उसी को बोलते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी। ये ग्राफ तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो क्या आप इस ग्राफ से लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप इस ग्राफ का इक्वेशन लिख सकते, नहीं। क्यों लिख सकते, क्योंकि कर्व है, स्ट्रेट लाइन का वो इक्वेशन है, वो जो इक्वेशन है वो लाइन के लिए, इसलिए हम बोले थे सब स्ट्रॉन्ग के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ बता क्या रहा है, बता रहा है कि आप कंसंट्रेशन घटाओ तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। दिख रहा है, इधर से देखना सर, जब कंसंट्रेशन देखो यहां पर है, मोलर कंडक्टिविटी कम है। जब आप कंसंट्रेशन यहां आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा, कंसंट्रेशन यहां आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ा। दिख रहा है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये ग्राफ बता रहा है। दिस ग्राफ शोज दैट व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, इधर से इधर देखना, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कोई को पूछना है कुछ तो पूछ सकता है, इधर जाना है ग्राफ को देखते समय, ध्यान रखो। बट एक प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट डिटरमाइन
lambda m infinity of weak electrolyte from ग्राफ से तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो नहीं निकाल सकते, इसी के लिए एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है कोलरॉस लॉ। कौन सा लॉ है बच्चों? कोलरॉस लॉ। एक लॉ बनाया गया जिससे हम लोग ये निकाल सकें। चलिए तो कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे आप। इसलिए एक लॉ बनाया गया क्या निकालने के लिए? लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ किसका? वीक का। स्ट्रॉन्ग का तो निकाला जा सकता आराम से। तो कोलरॉस लॉ क्यों बनाया गया समझ गया? मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, या लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसके दो नाम हो गए, लैम्डा m इंफिनिटी या लिमिटिंग कंडक्टिविटी। तो हम लोग पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी बोलते हैं। मतलब सुनो, मतलब मीनिंग समझो। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यानी आयंस अलग अलग अपने आजादी से घूम सकते हैं, ये लॉ बोल रहा है। ये लॉ क्या बोलता है? बहुत आसान है, देखो कि लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टेटमेंट लिख लेना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, इसको क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नहीं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पढ़ने तो आ रहा है ना? पढ़ने भी नहीं आ रहा। लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m को क्या पढ़ते थे? मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट लग गया तो क्या बोलो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब? ढेर सारा पानी डालो। इतना पानी डालोगे कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 0। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो उस इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस है, यहां देखो, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यानी कटायन और एनायन अलग अलग चलते हैं, तो आप कटायन और एनायन का प्लस कर दो। लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ कटायंस, तो कटायंस लिखा, जितने भी कटायन है सबका, प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एनायंस, जितने भी कटायंस और एनायंस है उसको प्लस कर दो। ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है। अगर कटायन एक है तब ना ऐसा लिखोगे, अगर कटायन आपके पास ज्यादा है, जैसे देखो, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl। NaCl क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इसको तोड़ दो, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na अलग कर दो, Na प्लस, समझ रहा है? और लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ कौन अलग कर दो? Cl माइनस। लेकिन किसी में 2-3 कटायन रहा तो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर, जैसे लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू v प्लस, ये v प्लस ऐसा लिखा गया है बहुत बेवकूफ तरीके से लिखो, लेकिन आपको यही झेलना पड़ेगा। v न्यू जैसा लिखा रहता है, तो ये बस सिंबल भारी है, बट ये लॉ बहुत बकवास है और बहुत आसान है। तो हम एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमने बोला एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ MgCl2, तो आप देख के बताओ इसमें Mg कितने बार है? 1 बार। और Cl कितने बार है? 2 बार। यहां पर लिखना है 1 मल्टीप्लाई लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Mg प्लस 2। Mg पे प्लस 2 चार्ज है ना, प्लस क्लोरीन कितने बार है? 2 बार, तो 2 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। समझा ये क्या है? क्या होगा ये? v प्लस v माइनस क्या होगा? बताओ, सोच के बताओ। देखो हमने यहाँ क्या लिया? 1 Mg1 2, तो ये क्या दिखा रहा होगा? अभी भी नहीं समझा? दूसरा एग्जांपल, तो अगर हमने ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम कितने बार है? 2 बार,
तो इस कटायन वाले को 2 से मल्टीप्लाई, और SO4 कितने बार है? 3 बार, तो एनायन वाले को कैसे मल्टीप्लाई? 3 से। यहाँ क्यों नहीं किया हमने मल्टीप्लाई? एक एक है, एक एक है, एक से मल्टीप्लाई करो या मत करो, क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, तो बताओ समझ गया क्या कि ये क्या दिखा रहा है? क्या होगा इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब? नंबर। किसका नंबर? कटायन का और एनायन का। तो सबको मीनिंग समझ में आ रहा है कौन सा चीज क्या है? इसको क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ, यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ कटायन, यानी जितने कटायन है, होना भी चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, उसके अंदर जितने कटायंस है, जितने मतलब देखो 2 है तो 2 लिखो भाई, और जितने अनायंस है सबका प्लस कर दो। तो जितने अनायन है, 3 अनायन है, 3 प्लस करो। ये लैम्डा एम इंफिनिटी पढ़ने तो आ रहा है ना? लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन। ओ गॉड, बहुत लंबा नाम हो गया ना। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लॉ क्या बोला आपको? इसी को आप स्टेटमेंट बना के लिख दो। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ molar conductivity at infinite dilution of its cations and anions, sum of all the cations, ऐसा लिखना, sum of all the cations and anions, all, इसलिए नंबर मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? समझ में आ गया? स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हैं ना? बहुत इजी है, देखो बहुत इजी, लॉ बहुत इजी है, बस ये दिखावा बहुत भारी है इसका। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से देखिए, बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन आता है, देखिए पहला क्वेश्चन एकदम आसान सा, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NaCl दिया हुआ 125। याद है लैम्डा एम का यूनिट? याद होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कल ही पढ़ाए थे, यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। उसके बाद लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ HCl दिया हुआ 420, और लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COONA भी दिया हुआ। फाइंड करना है लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COOH। आपको याद होगा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक एसिड है। तो याद करो, हम बताए थे कोड्रास लॉ किसके लिए यूज होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए, इसलिए हम इसी का पूछ रहे हैं। क्या हुआ? कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड करते हैं। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ इसका फाइंड करना है। क्या करना है आपको? सबको तोड़ तोड़ के लिख देना है, 3 इक्वेशंस बनाने हैं, और तीनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुन लो। 3 इक्वेशन बनाएंगे, तो लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH ये चाहिए। तो पहले तुम बताओ, रफ में हम ऐसे पूछ रहे हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COOH को क्या लिखोगे तोड़ के? इसमें कौन प्लस कौन माइनस? तुमको पता होगा, इसमें H पर प्लस चार्ज होता है और CH3CO पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस
लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एच प्लस, लिखेंगे कि नहीं? इन दोनों को मिला के ऐसा, या इन दोनों को इसको तोड़ के ऐसा, किसी को भी हम कैसा लिख सकते हैं, यही फाइंड करना है आपको। अब ये कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, इन तीनों को तोड़ के लिखना है, जैसे हम इसको लिखे, 3 इक्वेशन बनाने। देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से बताओ। लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एन ए प्लस प्लस लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ किसका, सी एल माइनस, इज इक्वल टू कितना आएगा 125, इक्वेशन 1। फिर इसको तोड़िए, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एच प्लस प्लस लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ सी एल माइनस, ये 420। इसको भी तोड़िए, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच, नहीं सॉरी CH3COO बराबर है, प्लस यहाँ क्या है Na, तो लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ Na। अब इन 3 इक्वेशन को बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना अलाउ है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डबल लग रहा होता, मान लो ये तो नहीं लग रहा डबल, ये दोनों एक एक बार है, इसको तोड़ के लिख दें हम पैराग्राफ में, हमको क्या फाइंड करना है उसको तोड़ लो। तो हमको ये चाहिए। अब आप खुद देखो कि हम किस किस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तुम सर्च करो ये कहाँ है, यहाँ है, और ये कहाँ है, यहाँ है, यानी इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, ऐड। बहुत आसान सा हम ट्रिक बता रहे हैं, देखो ये जहां जहां है उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, बट ध्यान रहे नंबर। अगर मान लो यहाँ पर हमको ऐसे चाहिए होता था 2h चाहिए, मान लो इस फॉर्मूले में यहाँ पर 2 बार चाहिए, तुम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते सामने, तो अगर हमको ये 2 बार चाहिए और एक ही बार है तो पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 से। ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल एलिमिनेशन जैसा बचपन में जैसा किए हो। तो 3 इक्वेशन है, हमको काट कूट के ये चाहिए। सोचो क्या करेंगे, कौन कौन इक्वेशन को प्लस करें, इन दोनों को, फिर इसको क्या करो, इसको भी प्लस कर दे, नहीं इसको माइनस। तो बोला क्यों, तो देखो जब हम ये दोनों प्लस करेंगे तो ये दोनों काम का है, ये दोनों काम का नहीं है ना मेरे, ये भी आ जाएगा ना। अब ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो चारों आएंगे, चारों में ये 2 कटना चाहिए, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। तो इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस। इसको किसको समझ गया जल्दी बताओ, समझ गया क्या, किसको किसको प्लस करेंगे किसको माइनस, तो नहीं समझा, जल्दी बताइए। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, कैसे पता है, यहां देख के, ये दोनों चाहिए हमको, क्या चाहिए उसको लिख लो, और फिर इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, ये दोनों कटना चाहिए। बोलो समझ गया कि नहीं समझा। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो ऐड 2 and 3, 2 और 3 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट 1, इन दोनों को ऐड करो। तो डायरेक्ट ऐड करके मत दिखाओ, चाहो तो कर सकते हो ऐसे, माइनस यहाँ लिख लो, माइनस यहाँ, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज, ये कट जाएगा, ओ सॉरी ये कट जाएगा प्लस माइनस, फिर ये कट गया, क्या बचा इधर बचा लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एच प्लस प्लस लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ क्या बचा, CH3COO माइनस। इन दोनों को ऐड किए तो इनका वैल्यू भी ऐड करो, 420 प्लस 90, इसको माइनस किए तो इसका वैल्यू भी माइनस करो, देखो माइनस का साइन लगा दिया। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसको ऐड कर दो, माइनस कर दो, दो तो 100 गया तो 300 बचा, यहाँ 20 चला गया, 390, 385 होगा क्या, चलो सही है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में आपको ये दिया रहता है, ये फाइंड करना है। एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, बस ध्यान से देखना एकदम। तो फिर से हम आपको इसके स्टेप्स बता दें, जो जो दिया है उनको तोड़ के इक्वेशन बना लो,
जो फाइंड करना है उसको भी तोड़ के रफ में रख लो, क्योंकि हमको ये चाहिए। अब ये दोनों जहां जहां मैच किया, जिस इक्वेशन को ऐड करना पड़े, और बाकी जो बच गया उसको माइनस कर दो। 3 ही इक्वेशन आता है, ध्यान रखो, 4 नहीं आता। क्लियर है? चलिए तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इस पे। तो लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस, ये दिया हुआ है 500। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ BaCl2, फाइन। तो हो सकता है इसको थ्योरी में लिख के दे सकता है पेपर में, ऐसे इतना नहीं लिखना है हमको, तो ऐसे लिख के देंगे। देखना क्या है ये, इसको क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज इतना, ऑफ दिस इज इतना, ऑफ दिस इज इतना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लास्ट में इनफाइनाइट डाइल्यूशन तीनों के बदले लास्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसको थ्योरी में भी फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, बस हो गया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए तो बताइए कितना आंसर आएगा, ट्राई कर रहे हैं, आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं। ये तो 2 बार है, हमको तो 1 ही बार चाहिए, बड़ा लफड़ा आया। तो ये 2 बार है, ये 1 बार है, हमको एक ही बार चाहिए, दोनों दिख रहा है। जब ये टूटेगा तो ऐसा होगा NH4OH, 1 बार 1 बार। तो एक काम करते हैं, इसको भी डबल कर लेते हैं, इससे क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में। समझा सबको? इसको भी क्या कर लेते हैं, डबल, जम गया। क्यों डबल किया हमने, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 होगा तो कॉमन आएगा, नहीं तो फिर ऐसा, नहीं तो फिर OH होल ट्वाइस होना चाहिए था यहाँ पे, तो हम नहीं करते डबल। मान लो आप ऐसे लगता OH 2 बार, तो नहीं करते डबल, दोनों एक ही बार लग रहा। समझ गया? अब क्या करो, किसको किसको प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें OH है, इसमें NH4 हमने बताया था, और जिस 2 बच गया उसको क्या कर दो, माइनस। तो देखो ये माइनस माइनस माइनस, थोड़ा ध्यान दो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहीं पे कर देते हैं, ये 12 दूना 24। तो मिलाओ, 2 NH4 2 OH माइनस, ये ये कट गया, ये 2 और ये 2 कहीं और होगा, ये कट गया, तो बचेगा जो, यही बचेगा, 2 कॉमन आएगा। लेकिन देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, समझा क्या? ये इक्वल टू, देखो ये दोनों प्लस है, ये माइनस है, तो 500 में से 300 ऐसे माइनस कर दो ना यार, तो 200 बचा, 200 200 440, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 220। ठीक है, चलिए तो बना लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, तो पहला एप्लीकेशन तो आप पढ़ लिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड या टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कौन इतना लिखेगा, शॉर्ट में ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी निकाल के देखा तुमने? तो अभी जो 2 क्वेश्चन दिए दोनों वीक का, NH4OH वीक और CH3COH वीक, दोनों का वीक का ही निकाले। वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, ये वाला, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, क्या फॉर्मूला याद हो गया होगा, V प्लस नंबर ऑफ कटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका लेंगे, कटायन का, प्लस V माइनस नंबर ऑफ एनायन, फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। याद हो गया लॉ, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा पेपर में। तो दूसरा इस्तेमाल होगा टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर तो हम लोग बहुत नाच नाच के निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट अगर पूछ लिया तो
तो बहुत आसान है, आपको पता है। अगर आपको लेमडा EQ चाहिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर निकाल रहे हैं हम लोग, EQ नहीं निकाल रहे हैं, तो तुम पढ़े हो लेमडा m अपॉन EQ इक्वल टू एक्स फैक्टर, पढ़े ना। तो क्या करेंगे, लेमडा m इंफिनिटी को डिवाइड मार देंगे कैसे, एक्स फैक्टर से। एक्स फैक्टर तुमको समझना ही हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। देखिए इधर देखो, एक एग्जांपल देख लो। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, बोला फाइंड lambda EQ infinite of Al2SO4 whole thrice, इसका तो करना क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, एक्स फैक्टर से डिवाइड कर देना है। बहुत आसान है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कैटायन 2 बार है ये फॉर्मूले से, और एनायन 3 बार है। तो बताइए, पहले लेमडा m निकाल लेते हैं। बताओ क्या होगा, तो क्या होगा, ऐसा होगा लेमडा m इंफिनिटी ऑफ, कैटायन मतलब कौन, Al प्लस 3, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है, कितने बार एल्यूमिनियम है, 2 बार, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई, 2 से, अभी सिखाए थे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई एनायन को, 3 लेमडा m इंफिनिटी ऑफ SO4 माइनस, ये हो गया मोलर। अब क्या करना है, इसको एक्स फैक्टर से डिवाइड करना है। एक्स फैक्टर क्या होता है, एसिड रहा तो H, बेस रहा तो OH, ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट में मेटल पे कितना चार्ज है ये देखो, तो देखो मेटल कितने बार है, 2 बार है, Al प्लस 3 है ना। कोई मोर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी Al प्लस 3 ले लेते। हमने बोला था टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल, तो 2 एल्यूमिनियम पे प्लस 3, तो बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 6 हुआ ना। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, तो लेमडा m नहीं, लेमडा EQ अब निकालेंगे। तो क्या करना है आपको, इसको 6 से डिवाइड मार दो, डिवाइडेड बाई 6 हो गया आंसर। अब इसको स्प्लिट कर लेते, कोई स्प्लिट करके 2/6 3/6 करके काट लेंगे, समझ गया ना, समझता है स्प्लिटिंग, ऐसा। दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं ना, पूरे के अपॉन में है ये, तो काट लो तो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है क्या। तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, 2 एप्लीकेशन हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा एप्लीकेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही काम है इसमें। अल्फा, तो स्ट्रॉन्ग में अल्फा कितना होता है, 100%, निकालना भी नहीं पड़ेगा, वीक में ही निकालना पड़ता है। तो अल्फा कैसे निकलेगा, तो ध्यान सुने, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेमडा m एट c डिवाइड कर देना है लेमडा m एट इनफाइनाइट, बहुत आसान, ठीक है। लेमडा m एट c मतलब तुमने लेमडा m का फॉर्मूला पढ़ा है, देखो हम बता दें सब। लेमडा m एट c मतलब आप लेमडा m का जो फॉर्मूला पढ़े ना, उसी की बात कर रहे हैं। क्या पढ़े, तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, इससे ये निकलेगा। एट c क्यों बोल रहा है, एट एनी कंसंट्रेशन, c क्यों लिखा, एट एनी कंसंट्रेशन, भाई इसमें कंसंट्रेशन है ना, इसमें कंसंट्रेशन नहीं है, 0 है। और लेमडा m इंफिनिटी कहां से निकलेगा बताइए, ये फॉर्मूले से अभी लिखे थे, कोलरॉस लॉ से। ये कहां से निकल के आएगा, कोलरॉस लॉ से, क्लियर है।
ये निकलेगा क्रॉस लॉ से, ये निकलेगा इस फॉर्मूले से, दोनों को डिवाइड करो अल्फा निकलेगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चौथा निकाल सकते हैं हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को के बोलते हैं। के का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा पहले ही चैप्टर में, क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, शॉर्टकट हम इसको बता दे रहे हैं आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन माइनस अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा वेरी लेस होता है, बहुत कम, 0.001, ऐसा 2%, 3% टूटता है, तो यह 1 हो गया। तो इसको ऐसा लिख दो, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। समझ में आ गया? ऐसे भी लिख के कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। अब यहां से तुम चाहो तो अल्फा का भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्या आ जाएगा बताइए, k अपॉन सी अंडर रूट, इसको बोलते हो स्वाल्ट डाइल्यूशन लॉ, सब पढ़े होगे तुम्हें। अब C इक्वल टू, ध्यान दो, इसको ऐसे भी लिखते हैं KV। कैसे 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 तो तुम पढ़ोगे, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मोल्स को हम 1 मान लें, जैसा कि 1 ही होता है, अल्फा के केस में तुमको पढ़ाया गया है कितने आयंस टूटे आउट ऑफ 1 मोल, 1 मोल में, 1 मोल बाई V, तो C को 1 बाई V लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं 1 बाई V, तो V पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, ये फॉर्मूला आ गया। चलिए, इसको स्वाल्ट डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं, याद रखो, दिस इज स्वाल्ट डाइल्यूशन लॉ। क्या स्वाल्ट डाइल्यूशन लॉ, ध्यान से सुन लो, बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम को लोग डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। याद रखो, ये ओस्वाल्ट लॉ ऑफ डाइल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हो गया एक खत्म। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। कहाँ रहे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस, लगाइए हेडिंग इलेक्ट्रोलिसिस, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए आपको ई का थोड़ा सा ऑर्डर लिख देते हैं, काम आएगा अपने को भी। क्या सबको, एक सेकंड देखते हैं। ई इंक्रीजेस, इसके ऊपर बच्चों हाई रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, हो केदारनाथ, कामाली, आलू जरा, फीके से, इनका ई जो होता है वो निगेटिव होता है। बस इतना थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। इधर ई पॉजिटिव होता है और ये होता है 0। बस इतना ई आपको अगर पता है तो आप पूरा फेराडे लॉ की क्वेश्चन बाजी मार जाओगे। अरे ब्लर दिख रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई क्या होता है, ई नॉट होना चाहिए, अपने नॉट नहीं लिखा, अब आदत हो जानी थी इनको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको हम बताए थे, फिर से बता दें कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, निगेटिव। अच्छा, और जिसका कम है उनका पॉजिटिव। अब क्यों, हम तुमको एक बात, थोड़ा सा बात सुनाते हैं। ई को तुम बोलना रिडक्शन पोटेंशियल, बोले थे ना हमने, ई को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखो, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों, हमने बोला था हमेशा ई को रिड्यूस करने के रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन में नहीं लिखा था कभी भी। याद आ रहा है, हमने आपको पढ़ाया है
ई को आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर लिखा है तो आप इसका पलटो, इसको पलट के साइन चेंज कर लो। मान लो पेपर में उलझाने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, दिस इज प्लस 0.476। अब इसको किसी मूर्ख बच्चे ने यूज कर दिया तो मेरा कोई दोष नहीं है। ये मत बोल देना सर ने गलती दिया, सर बिल्कुल सही दिए। क्यों? आपको यूज करने के लिए मना किया गया। आपको इसको तुरंत ऐसा पलटी मारना है और इसका साइन क्या कर लेना है, चेंज। क्लियर है? ये यूज करना अलाउ है किसी भी फार्मूले में, ये नहीं हो, क्योंकि ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने भाषा में, अपनी जो भी भाषा है उस भाषा में लिख लें कि ई को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन के रूप में लिखा हुआ है तो उसको रिडक्शन बना ले, साइन चेंज कर ले। लिख लिए अपने भाषा में? ओके। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आप अगर पहला टेस्ट दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो आपने देखा होगा हम बहुत सारे ई उल्टा दिए थे, बहुत सारे ई, जानबूझ के हम बता भी दे रहे हैं ताकि कोई गलती नहीं करे। बहुत सारा ई हम उल्टा दिए थे और जानबूझ के दिए थे और दिया भी जाता है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो सबसे पहले सारा कहानी ई रिडक्शन पोटेंशियल से होगा। रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूस होने की क्षमता, ध्यान से सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होने की क्षमता, रिड्यूस होने की क्षमता। देखो हिंदी में लिखें, समझना ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें समझना है, क्वेश्चन आते हैं इससे, कहानी थोड़ी आता लिखने को। अच्छा, रिड्यूस मतलब क्या होता है बताइए? ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शायद कुछ समझदार बच्चे समझ गए होंगे। तुम सोचो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता किसकी ज्यादा है, मेटल की कि नॉन मेटल की? बताइए, बचपन से सुन रहे हैं, कौन जल्दी गेन कर सकता, मेटल की नॉन मेटल? बोलिए। मेटल हमेशा बच्चों लॉस करने को देखता है, बचपन से सुन रहे हो यार, क्या बच्चे। और नॉन मेटल हमेशा क्या करने को देखता है, गेन। यानी जो गेन करने को देखेगा उसका रिडक्शन जल्दी होगा और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। आ जाइए इधर, ये सारे नॉन मेटल के इसीलिए पॉजिटिव है, वो उनके गेन करने की क्षमता ज्यादा है। अच्छा, नॉन मेटल का निगेटिव क्यों है? इनकी क्षमता खराब है यार, है ही नहीं बोल सकते तुम। निगेटिव, उल्टा निगेटिव का मतलब बता रहा है ऑक्सीडाइज होने की क्षमता। हाँ, निगेटिव को पलटा करो तो क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं समझा? देखो मुंह बना रहे बकरे जैसा। देखिए ई ऑफ Zn प्लस 2 स्लैश Zn दिया है आपको माइनस 0.76, जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये निगेटिव, हमने बोला इसको प्लस बना बेटा, उसने ऐसा प्लस बनाया, तो इसको पलट के क्या कर दिया उसने। अब इसको कौन सा पोटेंशियल बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सही है, मेटल के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्षमता लिथियम में होती है, सबसे ऊपर है, हमने लिखा नहीं। सबसे ज्यादा ई जो होता है मैक्सिमम निगेटिव है। मैक्सिमम निगेटिव मतलब रिडक्शन में निगेटिव है और ऑक्सीडेशन में करे तो वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रहा है? और सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होना, फिर से सुन लो, एकदम याद कर जाओ, लिथियम सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइज होने की क्षमता है उसकी, और फ्लोरीन सबसे जल्दी रिड्यूस होने की क्षमता है। सबसे जल्दी रिड्यूस होने की क्षमता है। जो सबसे जल्दी रिड्यूस होगा वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लेना, दिमाग का दही हो गया क्या? हो गया ना? हो गया होगा, कौन बुद्धि के बच्चे हैं ना इधर यार। तो बचपन से एक लॉजिक पढ़ाया गया है कि जिसका रिडक्शन होता है उसको एजेंट उल्टा बोलते हैं। तो रिडक्शन की बात हम कर रहे हैं इधर, तो कौन सा एजेंट, एजेंट की बात करेंगे तो उल्टा नाम कर लो। कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इधर हमने बोला इनकी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कौन, लिथियम। तो सबसे पावरफुल कौन सा एजेंट बोलेंगे उसको, कौन सा एजेंट बोलेगा भाई? भारी कैसे आती है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, ये बात है भाई। आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अब हम क्या बोले, महान हो तो। चलिए, तो अब आगे हम लोग इधर बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड ऑन बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा आपने। और इलेक्ट्रोलिसिस किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी हम लोग उसी टॉपिक में अभी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन होता है, बराबर। एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट डालो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मोल्टेन NaCl का। मोल्टेन NaCl प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सुनना है सब ध्यान से, इलेक्ट्रोड से बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है या ग्रेफाइट का है या कार्बन का है तो वो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। समझो मेरी बात को। जैसे हम जो रॉड बनाए हैं ना, ये रॉड ऐसे चीज का बना दिए जो रिएक्शन ही नहीं करता। तुम पढ़ोगे प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, डू नॉट रिएक्ट। प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट ले लिए, कार्बन तो नॉन मेटल, वो तो और नहीं करेगा। यानी जो भी रिएक्शन है वो इसका कटायन और इसी का एनायन करेगा। ध्यान से समझना। अगर हम ये रॉड बदल के कुछ दूसरा मेटल लगा दे, मान लो सोडियम लगा दे, तो फिर क्या होगा, रॉड भी रिएक्शन करेगी। तुम 10th में पढ़े हो, देखो तुम अल्प बुद्धि के बच्चे लोग, देखेंगे 10th में याद करो, तुम रिफाइनिंग पढ़े हो 10th क्लास। यार बचपन से अगर ध्यान से पढ़े होते तो इतना कष्ट थोड़ी होता। वहां तो बोला जाता था लेकिन सीरियसली नहीं होते। यहाँ पे याद करो, तुम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़े हो, इम्प्योर कॉपर। यहाँ पे कौन सा कॉपर लगाते थे हम लोग, इम्प्योर कॉपर। और यहाँ पे क्या लगाते थे, प्योर कॉपर। याद है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, पूरा कॉपर परिवार। तो यहां से कॉपर पिघल के इसमें आता था और यहां से कॉपर जाके यहां चिपकता था। तो वो दिख रहा है, रॉड भी रिएक्शन कर रहा है। देखो, रॉड में से कॉपर आया ना, रॉड पे जाकर चिपकाना, ये चीज हम बता रहे हैं। अगर हम इसमें कॉपर रॉड हटा करके ग्रेफाइट या प्लेटिनम रॉड डाल दे तो क्या ही रिएक्शन ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फिर कुछ और हो। तो रॉड वाइज बहुत डिपेंड करता है, याद रखेंगे इस बात, माथे में डाल लिया अपने ये बात। अगर हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ ले अलग अलग रॉड करके तो सेम आंसर नहीं बोल सकते तुम। रॉड पर सुन लो, प्लैटिनम रॉड है तो वो रिएक्ट नहीं करता है, प्लैटिनम खुद नहीं करता। तब देखिए मोल्टेन NaCl जब तुम लिए, पिघला दिए, इसमें पानी वानी तो है नहीं, तो इसमें कौन से आयंस होंगे, 2 आयंस होंगे, Na+ और Cl-, 2 ही आयन है, 2 ही आयन है। इसमें हम लोग एनोड और कैथोड की बात अलग अलग करते हैं, ऐसे ऐसे जैसे हम सिखाएंगे वैसा करना। एनोड पे प्लैटिनम है और कैथोड पे भी प्लैटिनम है, राइट। प्लैटिनम है तो खुद रिएक्शन नहीं करेगा। कौन सा एनोड पे कौन प्लस चार्ज होता है, सबको पता होगा। यहाँ पे सीधा है चार्ज, एनोड पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और कैथोड पे माइनस है, बराबर है। एनोड पे प्लस है और कैथोड पे माइनस। हाँ सीधा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सीधा है, उल्टा कहां है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। चलिए, तो प्लस पे कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस। अब यहाँ एक ही आयन है, कोई आयन है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ये जाएगा और प्लस रॉड पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोचो, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है बच्चों, हमेशा ऑक्सीडेशन, चार्ज कुछ भी हो। और यहाँ क्या होता है, हमेशा रिडक्शन। तो अगर मेरी बातें याद रखे तो कुछ दिक्कत नहीं, तो गारंटी देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस अब इसी बात को फॉलो करो। Cl- लॉस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो क्या बन जाएगा, Cl। अच्छा, एक Cl तो एग्जिस्ट नहीं करता है, एक और Cl से जुड़ के क्या बना देगा, Cl2। एक Cl होता है क्या दुनिया में, नहीं, गैस है Cl2। यहां पे आ जाइए, ये क्या करेगा, गेन, Na+ इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है तो एक गेन करेगा, Na बन गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, तो हमने NaCl लिया, मोल्टेन लिया, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ आंसर, हमको प्राप्त हुआ सोडियम प्लस Cl2 गैस। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, आया समझ में, आया समझ में। चलिए अब इसको मिटाइए। अब हम मोल्टेन के जगह चले जाते हैं एक्वस पे, देखना पूरी कहानी बदल देंगे तुरंत। अब NaCl को पानी में घोल के डालना है। NaCl को पानी में घोल के डालना है, मोल्टेन नहीं है, अब ये एक्वस है भाई। एक्वस मतलब बचपन से सुना रहे हम, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। तो Na+Cl- है इसके अंदर, और क्या क्या है, H+OH-, ये भी है ना। वाटर में भी आयंस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए, होंगे भाई। तो वाटर में भी आयंस है। सुनो, तो अब प्लस रॉड पे माइनस वाले जाएंगे तो दोनों जाएंगे माइनस में।
और माइनस रॉड पे दोनों प्लस वाले जाएंगे। एक बार समझ लो ध्यान से, यहां कैथोड पे क्या होता है, बार बार ये चीज दिमाग में गूंजना चाहिए, रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोएंगे, ये पाएंगे। अब चलो, ये सीरीज क्या बताती है कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज और कौन जल्दी रिड्यूस होगा, यही तो बताती है। अब देखो यहां करना है ऑक्सीडेशन। अब याद करो ई का नाम क्या है, ई को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ई को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की क्षमता। यानी अगर जिसका ई ज्यादा होगा वो रिड्यूस जल्दी होगा, जिसका ई ज्यादा होगा वो क्या जल्दी होगा, रिड्यूस जल्दी होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज कम वाले होते हैं, देखो निगेटिव वाले, ये निगेटिव वाले क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड जल्दी। ये जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे, और ये क्या होंगे, जल्दी रिड्यूस्ड जल्दी। बस अब खोजो Cl और OH में कौन ज्यादा है, देखते हैं। Cl ऊपर है, OH नीचे, तो नीचे जाने पे तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो कौन ज्यादा हुआ, कौन ज्यादा हुआ बताइए जल्दी, झटाझट बताइए, झटाझट बताइए, कौन ज्यादा हुआ बच्चों, OH ज्यादा हुआ, OH ज्यादा हुआ, इसका E ज्यादा है, इसका E कम है। ये हम नहीं बोल रहे, वो सीरीज बोल रहा है। अच्छा यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं होना है, यहां पर रिड्यूस होना है, तो रिड्यूस में कौन जल्दी होगा, जिसका ई ज्यादा है कि कम है, सोच के बताओ, सोच के बताइए। जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए कौन होगा रिड्यूस, जिसका ई नॉट कम हो। ई नॉट कम किसका है, ई नॉट कम किसका है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडाइज होना है, रिड्यूस नहीं होना है। यहाँ क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। देखो ऑक्सीडाइज में ऊपर वाला और रिड्यूस में नीचे वाला, देखते हैं ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं। ऑक्सीडाइज के लिए ई नॉट क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ओके। और रिड्यूस के लिए ई नॉट क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। अब सोचो बस, ये दो बातें ऐसा गोला गोला बना के कॉपी में लिख लो। ऑक्सीडाइज के लिए ई नॉट कम होना चाहिए, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस। मिटा दे अब इसको, तो Cl माइनस जाएगा, होगा क्या, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अभी दो बार नहीं लिखते, यहीं पर ऐसे लिख दो, देखो 2Cl, 2Cl तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, Cl2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा बच्चों, जल्दी बताया करो। अब इधर आ जाइए, इधर रिड्यूस होना है, रिड्यूस के लिए क्या देखना है, ई क्या होना चाहिए, मोर। और ये याद मत करो यार, ई का नाम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ई ज्यादा तो रिड्यूस ज्यादा, ई का नाम ही है ना रिडक्शन पोटेंशियल यार, रिड्यूस होने की क्षमता। अभी हम कहीं लिखे थे, ई मतलब रिड्यूस होने की क्षमता, ई ज्यादा तो रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा। अब देखो Na और H में किसका ई ज्यादा है, H का 0 है, इसका तो निगेटिव है ना भाई। ई स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस साइन मायने रखता है, पोटेंशियल हो, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। देखो इसका ई जो है बच्चों वो मोर है, 0 है, और इसका ई क्या है, निगेटिव है, तो ज्यादा कौन हुआ ये। यहाँ पे रिड्यूस होने की बारी है, तो ई ज्यादा वाला चाहिए हमको, तो H प्लस जाके रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो H भी एक नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, सब में 2 कर लेना है। यानी क्या बना, Cl2 गैस बना और H2 गैस बना, ठीक है, H2 गैस बना, और बच गया स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन यानी बचा हुआ आयन को बोलते हैं। कौन कौन आयन बच गया बताइए, कौन कौन आयन बच गया जो रिएक्शन नहीं किया, OH और Na, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए अगर हमने एक्वस NaCl लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किए तो क्या क्या बना, Cl2 गैस बना, 10th में पढ़े हो तुम्हें, ब्राइन याद करो, 10th में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन पढ़े हो। Cl2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना प्लस NaOH, और आप 10th पास हैं, अच्छे दिमाग वाले हैं तो आपको याद होगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, नमक पानी बनता था, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद करो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में था। चलिए क्यों बना वो हम आपको सभी समझा दिए।
चलिए अब एक एक कहानी हम लोग सब पढ़ेंगे। अब हम लोग ले लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में कर रहे हैं सब काम। अब इलेक्ट्रोड बदलते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रोड बदलते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गई बच्चों? ये तो मिटा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। याद रखो ई जिसका ज्यादा वो रिड्यूस जल्दी होगा और ई जिसका कम हो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा। रिड्यूस जल्दी होगा तो कौन सा एजेंट बोलेंगे? उल्टा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बस इतना याद रखना है, फ्लोरीन। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। अब आते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस में तुमने अभी देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, NaCl डाल दे रहे हैं, उसमें Na और Cl किधर चला जा रहा है? जाके रॉड पे चिपक जा रहा है, या हाइड्रोजन चला रहा है, कोई भी जा रहा है, मतलब कुछ मास ट्रांसफर होगा। मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था तो बताया होंगे, इसमें क्या ट्रांसफर होता है? मास ट्रांसफर होता है। तो आप दोनों सेल में भी डिफरेंस लिख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक लिख लोगे, बहुत आसान है। एक केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एक में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, एक में करंट बनता है, एक को हम करंट देते हैं। एनोड कैथोड में चार्ज अलग है, ये सब डिप। उसमें 2 हाफ सेल चाहिए, इसमें एक ही चाहिए कंटेनर। उसमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंस आप आराम से लिख लोगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है कि द मास ऑफ क्या मास कौन जमा हो रहा? इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन रॉड यानी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज। चार्ज को क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुन लो ध्यान से। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ। M क्या है बताते हैं रुक जाओ। और M इक्वल टू यहाँ पर ZQ। Z को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। भाई इसमें इक्विवेलेंट है तो ध्यान लो, इक्विवेलेंट वेट से निकलेगा, अभी हम बताएंगे कैसे निकलेगा। अच्छा, आपने एक ये भी पढ़ा होगा, I इक्वल टू Q बाई टी, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो M इक्वल टू ZIT, ये भी फॉर्मूला चलता है, ठीक है। ये हो गया फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ। सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकलता है ये सुन लो। तो Z निकालने के लिए आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देना है फैराडे कांस्टेंट से। इक्विवेलेंट वेट हम शायद बताए थे, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट बताइए, किसी को याद है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। कल से कम 4 बार बता दिए, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता है। एक्स फैक्टर याद होगा तुमको? एक्स फैक्टर क्या है बच्चों? 3 चीजें है, लेकिन यहां पर देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही देखना है। चलो एक क्वेश्चन करा दें हम आपको इस पे, बट इसके फार्मूला के बिना भी क्वेश्चन जल्दी बनता है, ज्यादा इजी बनता है। फार्मूला से बनाओगे तो भारी बनता है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो कि CuSO4 सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो बताओ कितना कॉपर मिलेगा। CuSO4 का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किए, 5 एम्पियर करंट डालें तो कितना कॉपर मिलेगा? 5 एम्पियर करंट डाले हैं 1 घंटे में, कितना कॉपर मिलेगा? सवाल ये है। देखो, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 5 एम्पियर करंट पास किया हमने,
फॉर 1 आवर टाइम कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। तो सबने देखा है ये बात कि प्लस वाला आयन जाके किस रॉड पे चिपकता है, माइनस वाले चिपकता है, और माइनस वाला आयन किस पे जाके चिपकता है, प्लस वाले। ये तो पक्का है। एंड देखो जब CuSO4 को हम तोड़े होंगे तो उसमें क्या मिला होगा, 2 मिला होगा, Cu+2। ये कौन से रॉड पे जाके चिपकी होगी, माइनस रॉड पे, यानी कॉपर जाकर के माइनस रॉड पे चिपक गया होगा। ध्यान दो इधर, Cu+2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला होगा। अब तो समझ रहा है ना, लॉस गेन, प्लस चार्ज है तो 2 देंगे इसको, तो ये जाके चिपक गया होगा कैथोड पे। कितने इलेक्ट्रॉन लगे यहाँ पे, 2। चलिए तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके बना के देखते हैं। देखो करंट पता है, टाइम पता है, जेड नहीं पता, तो जेड ही निकालना है। चलिए तो जेड पहले निकालते हैं। जेड क्या होता है बताइए, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट बाई एफ या मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स फैक्टर। ध्यान दो इधर, एक्स फैक्टर नीचे आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर इनटू फैराडे कांस्टेंट। बिल्कुल। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट, कॉपर का लेना, कॉपर सल्फेट का मत लेना। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट सबको याद होगा, कितना होता है कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट, किसी को याद है? कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, बच्चों कहां लिखे यार, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट 63.5 है, तो 63.5। एक्स फैक्टर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है बच्चों, 96,500। ये आ गया जेड। अब निकालिए मास ऑफ कॉपर, अमाउंट मतलब मास, तो मास का फॉर्मूला क्या है, ZIT। जेड कितना है, वो है जेड, करंट कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना 1 आवर मत रख देना, 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, मास ऑफ कॉपर आ जाएगा आपको आंसर ग्राम में। इसको करने का एक और तरीका है बिना लॉ का, तो बिना लॉ वाला आपको तरीका तब समझ में आएगा जब आप 11th में भी न्यूमेरिकल पढ़े हो, और 11th में नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं समझे। 11th में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसको ऐसे ही बनाया जाता है, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर Cu बना। बिल्कुल इसको ऐसे पढ़ाया जाता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये 2 मोल है, सबको पता है ना, इस संख्या मोल बताती है। अगर आप 11th में पढ़े हो तो पढ़ाया गया होगा। सामने का नंबर क्या बताता है, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, आपको याद हो F किसको बोलते थे, F बोलते थे चार्ज ऑन 1 मोल। 1 मोल पे चार्ज F, तो बताओ 2 मोल पे कितना चार्ज, 2F। 1 मोल पे चार्ज F, तो 2 मोल पे कितना चार्ज, 2F। तो यहां पर Q डायरेक्ट मिल गया, 2F। क्या बात है, यानी 2F चार्ज लगेगा। अब देखना ध्यान से, अब यूनिटरी मेथड लगेगी। 2F चार्ज मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम, बाद में वैल्यू डाल देंगे। देखो अब यहां पर कॉपर का वेट कितना है लिख दो, 63.5 ग्राम। कैसे बनेगा ध्यान सुनना, कैसे बनेगा ध्यान सुनना। ये करंट इंटू टाइम को चार्ज बना लो, ये आपका हो गया। ये चार्ज कहां से निकला, पहला आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा है मास ऑफ कॉपर, तो आप कॉपर का इक्वेशन लिखो, देखो उसको कितना चार्ज लग रहा है। यहां पर जितना आएगा उतना चार्ज बोलना, यहां पर जितना आएगा उतना चार्ज बोलना। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2F चार्ज, 1 आया तो 1F चार्ज, 3 आया तो 3F चार्ज, और यहां पे मास लिख देना। मतलब यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्या, कि 2F चार्ज लग रहा है इतना ग्राम बनाने में, तो 100 ग्राम बनाना है तो कितना चार्ज लगेगा, निकल सकता ना, हाँ आराम से निकलता है यूनिटरी मेथड। देखिए तो अब चार्ज जो क्वेश्चन में दिया है, टोटल चार्ज जो क्वेश्चन में दिया है, यहां पे क्वेश्चन का चार्ज निकाल लेना, कितना आएगा बताइए। करंट इंटू टाइम चार्ज आता है, यानी 5 इंटू 3600, समझ में आ गया, इतना ही आएगा, इतना कूलम चार्ज आएगा। अब इसको कैसे यूनिटरी मेथड बनाएंगे, देखो जो पता है उसको लेफ्ट में लिखा जाता है, और जो नहीं पता है उसको राइट में। पता क्या नहीं है हमको, मास, तो ऐसा लिखेंगे। देखो ध्यान से देखना, 2F चार्ज चाहिए हमको, कितने मास के लिए, 63.5 ग्राम के लिए चाहिए ना। 2F चार्ज चाहिए किसके लिए, 63.5 के लिए। अगर 11th में पढ़े होगे तो पक्का एक झटके में आएगा, नहीं पढ़े हो ऊपर ध्यान करिए। तो बताइए 1 कूलम चार्ज में
1 कूलम, 2F कूलम है ये, 2F कूलम चार्ज में इतना, तो 1 कूलम चार्ज में कितना मास जमा होगा, क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, करेंगे। अच्छा 1 का हमको नहीं चाहिए, हमको इतने चार्ज का चाहिए, हमको 1 कूलम में नहीं चाहिए, हमको इतने में चाहिए। तो 5 इंटू 3600 कूलम चार्ज में कितना मास आएगा बताइए, तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया, देखो सेम आया, सेम कैलकुलेशन है, मिला लो, सेम है। तो इससे भी बन सकता है, इससे भी, आपको जो पसंद है वो करना। ये फार्मूला मेथड जो है ना वो बहुत खतरनाक है, खतरनाक मतलब अच्छे अच्छे सवाल तुमसे नहीं बनेंगे, फंसा देंगे, निकल देंगे। या यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होगा कि मास CuSO4 का तुम रख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर कभी नहीं होगा कंफ्यूजन, तुम्हारी मर्जी, फिर भी हम दोनों बता दिए, ठीक है। आ गया समझ में। इसके नोट्स न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन दिया उन्होंने। अब आते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ पे, ये हो गया फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कितना मास जमा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कितना मास जमा हुआ है, ओके। आप एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको घुमा घुमा के। हम बोलेंगे तो एक दो बता भी देंगे, कोई मतलब नहीं है ज्यादा बता। जैसे कोई पूछे कि NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस करे तो कितना Na मिलेगा, सवाल सीधे Na पे, तुम देखो Na पे चार्ज कितना है, +1 है, चार्ज तो समझ जाएगा फार्मूले से, और वो नहीं समझेगा तो भाई प्रॉब्लम है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो Na बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज बोलोगे, 1F, डायरेक्ट F लगा दो, 1F चार्ज। 1F चार्ज में कितना मास मिलेगा, सोडियम का मास कितना है, 23 ग्राम, यानी सीधा बन गया क्वेश्चन क्या, कि अगर हम आपको 96,500 कूलम चार्ज देंगे तो 23 ग्राम मास बनेगा। अब इसमें दो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए 100 ग्राम मास के लिए कितना चार्ज लगेगा, पहला क्वेश्चन ये बना सकते हैं। तो आप इसको लिखोगे कैसे, ऐसे 23 ग्राम में 96,500 कूलम, तो 1 ग्राम में बताओ, 96,500 डिवाइडेड बाई 23, तो 100 ग्राम में बताओ, 96,500 बटा 23 इंटू 100 बन गया। हो सकता है चार्ज देने के लिए वो लोग करंट इंटू टाइम भी दे। अच्छा मास नहीं दे करके घुमाया जाता है, हो सकता है मोल में चले जाए, हाँ मोल से क्या निकलता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहां से वेट निकलता है कि नहीं निकलता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो हम घुमा सकते हैं। हो सकता है मोलारिटी दे दे, मोलारिटी का एक फॉर्मूला है वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, हम ये सब दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, वेट नहीं दे, लेकिन तुमको तो वेट ही से मतलब है, तुम पहले वेट निकालना। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे घुमाए जाते हैं तुम समझ सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखो दूसरा कैसे बनाएंगे हम इसमें क्वेश्चन, तो ये लाइन फिक्स है, इसको फिक्स लाइन हम बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए में तो हम बोलते हैं ये फिक्स लाइन है, ये नहीं बदलेगा, आप जो बदलना बदलो। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए 500 कूलम चार्ज दिए तो कितना सोडियम बनेगा, ऐसा चार्ज आता था ना। अब इसके पहले हमने क्या दिया था, मास दिया था, चार्ज पूछे थे, अभी क्या दिए, चार्ज दिए, मास पूछे। चार्ज देने के लिए हम घुमा सकते हैं, जैसा कभी घुमाया था करंट और टाइम, करंट इंटू टाइम भी क्या बनता है, चार्ज ही बनता है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अभी किए थे, देखो 1F मतलब कितना, 96,500, 96,500 से बना 23 ग्राम, तो पहले एक से निकालना, एक से कितना बनेगा 23 बटा 96,500, और 500 कूलम से कितना बनेगा, क्या करेंगे 500 कूलम से मल्टीप्लाई। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें तुमको मिलेंगे, इससे ज्यादा तो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन। ये डायरेक्ट बनाना बता दिए बिना फार्मूले के, कोई ZIT नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट वाला ही तरीका ठीक रहता है। अब आते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि अगर चार्ज कांस्टेंट रहे, अगर चार्ज कांस्टेंट रहे, कैसे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बना लो, 2 वोल्टामीटर लगा लो, 2 सेल ऐसे सीरीज में, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पढ़ोगे सीरीज में करंट सेम,
करंट सेम तो चार्ज सेम। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो तो मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के। फिर से, अगर दोनों कंटेनर से सेम चार्ज पास हो, याद रखना ये लॉ कब लगेगा, जब क्यू क्या हो, कांस्टेंट सेम हो या करंट कांस्टेंट। तो क्या बोलते हैं इसका स्टेटमेंट देखो कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासेस थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। मान लो यहां इलेक्ट्रोलाइट कुछ दूसरा है, सिल्वर नाइट्रेट है, और यहां इलेक्ट्रोलाइट कुछ दूसरा है, कॉपर सल्फेट है। When same amount of charge is passes through two different electrolyte, तब किस में जल्दी जमा होगा, किस पे डिसाइड होगा, तो इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट याद है ना, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। देन द मास डिपोजिटेड, किसका मास जमा हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट का। एम क्या है सुन लो, एम को हम बोलते हैं बार बार मास डिपोजिटेड, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का मास जमा हुआ, वो मास डिपोजिट जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसको एग्जांपल से हम लोग लेते हैं, देखिए इधर देखो कैसे। तुमने पढ़ा m का फॉर्मूला क्या पढ़ो, z इंटू आई, z इंटू क्यू, अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले फर्स्ट लॉ में। z को क्या तोड़ते हैं हम लोग, बताइए, z को तोड़ते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट बाई एक्स फैक्टर, नहीं सॉरी, इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे कांस्टेंट। तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये तो पहले से कांस्टेंट है, तो बताइए मास किस पे डिपेंड करेगा। अरे कांस्टेंट मतलब ये नहीं बदलेगा, ये तो बदलता भी नहीं है, 96,500। जब ये दोनों नहीं बदलेगा तो m किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। वही चीज तो हम पढ़ा रहे हैं। इसके पहले m प्रोपोर्शनल किसके था, q के। अभी z को तोड़ दो, इक्विवेलेंट वेट बाई f। अगर ये नहीं बदला तो m किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है m1 बाई m2 इक्वल टू Z1 बाई Z2, या E1 बाई E2 भी, E1 बाई E2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। Z मतलब इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट तो दोनों में सेम होगा, कट जाएगा, अब इक्विवेलेंट वेट ले लो। चलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। ये हो गया M1 M2 का रेशियो। चलो इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमने Zn वाला लिया था इलेक्ट्रोलाइट, याद है, ZnSO4 और CuSO4। तो इसमें आप पहला मास ऑफ Zn निकालिए, सिर्फ Zn की बात करो, Zn और Cu की। तो मास ऑफ Zn जब निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, Z इंटू क्यू। इसमें भी मास ऑफ कॉपर चाहिए तो Z इंटू क्यू। क्यू दोनों में सेम है लेकिन Z अलग अलग होगा कि नहीं अलग अलग, बिल्कुल होगा। अब Z का फॉर्मूला क्या है बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z यानी जिंक डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू। अब बताओ यहां पर मास ऑफ कॉपर के लिए क्या लिखोगे, बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। सही है क्या, बताते जाओ। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, देखना, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसी चीज को हम ऐसा लिख के बताए थे कि m प्रोपोर्शनल टू E। अगर आप दो अलग अलग लोगों को लोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, m1 बाई m2, ये देखो m1 बाई m2 इक्वल टू E1 बाई E2, समझा। अब देखो इसका मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा वो ज्यादा जमा होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा वो जल्दी जाके जमा हो जाएगा रॉड पे। अब बताओ जिंक और कॉपर में किसका ई ज्यादा होगा, जिंक का मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास। तो तुमको ये भी तो पता है ना, इक्विवेलेंट वेट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, जिंक का, क्योंकि एटॉमिक नंबर 30 है, इसका एटॉमिक नंबर 29, 30। इसका जब 30 है तो ज्यादा होगा ना, डबल करते हैं, डबल से थोड़ा ज्यादा,
गेसिंग कर रहे हैं हम ये सब। तो इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा है? जिंक का। इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा है बताइए? जिंक का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक ज्यादा है किससे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर से। दैट इज, इसका ये मतलब है कि कौन जल्दी जमा होगा? जिंक जल्दी जल्दी जमा होगा किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। यानी आप दो अलग अलग लिए तो समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? फिर से सुन लो, फैराडे के दो लॉ है। पहला लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का? द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन रॉड या इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। भाषा बहुत लंबा है, दो वर्ड पे मत जाओ। तो एम का पूरा नाम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का मास जो जमा हो रहा है रॉड पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यू को चार्ज नहीं बोल देना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। पहला लॉ। यहां पे कांस्टेंट क्या लगाए थे? जेड। जेड को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देख लेना, अगर जेड के बारे में पूछे तो एम बाई क्यू। यूनिट क्या होगा इसका? मास का यूनिट क्या होता है बताइए? ग्राम। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ग्राम पर कूलम इसका यूनिट होगा। सब कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे, इसका डेफिनेशन बताओ। तो चार्ज को एक कूलम कर लो तो मास के बराबर, यानी एक कूलम चार्ज पास करने पे जितना मास जमा हुआ वही जेड है, वही जेड है। ओके, और क्या हम बता रहे थे? क्यू को आईटी लिख सकते हैं आप सवाल बनाने के लिए, बट ये लॉ से सवाल नहीं बनता। ये लॉ से सवाल नहीं बनता, सवाल डायरेक्ट बन जाते हैं। तुमको अभी हम दिखा रहे थे। एक स्टैंडर्ड लाइन लिखो, उसके बाद आपको जो पूछा बना लो यूनिटरी मेथड से। बस ये लॉ इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में इसीलिए। पहला हो गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ में बोलता है कि जब चार्ज फिक्स हो, क्योंकि समझो हम पढ़ा रहे थे यहां पे, देखो एम का फॉर्मूला होता है जेड क्यू। जेड को तोड़ोगे ई बाई एफ। ई की बात कब करेंगे? जब क्यू चेंज नहीं हो। एक साथ दोनों चेंज नहीं होते हैं फॉर्मूले में। इसके पहले क्या था? जेड चेंज नहीं हो रहा था, क्या चेंज हो रहा था? क्यू। तो पहला लॉ बना एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। दूसरा लॉ में क्या बना? जब क्यू नहीं चेंज हुआ, क्यू कांस्टेंट, तो एम प्रोपोर्शनल टू किसके? ई। तो सेकेंड लॉ में क्या बोला? कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासेस थ्रू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। जब दो अलग अलग की बात करते हैं इसमें, M1 M2, देखो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में सेम चार्ज पास हो, देन द मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा वो ज्यादा जमा होगा। ये देखो, जिंक का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है तो जिंक जल्दी जल्दी जमा हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? मान लो यहाँ सिल्वर ले ले, यहाँ कॉपर ले ले, कौन जल्दी डिपोजिट होगा बताओ? सिल्वर। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या है? ज्यादा है। कैसे समझ रहा हमको? इक्विवेलेंट वेट कैसे समझ रहा? कोई सोच रहा है सर आपको इक्विवेलेंट, अरे पागल, नंबर से, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसका एटॉमिक मास भी ज्यादा। एटॉमिक मास ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स फैक्टर। ये देखो सिल्वर ज्यादा है, नीचे दिख रहा है, इसका मास 107 है, इसका 63 है। ऐसे समझ रहा? देखो इसका 65 था जिंक का, इसका 63। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? कहीं कहीं एक्स फैक्टर पे बदल जाएगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में तो यही रहता है। चलिए, इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। मतलब जो कोरोजन होता है मेटल में, रस्टिंग होता है, वो एक सेल बनता है वहां पे, गैल्वेनिक सेल। ध्यान से सुन लो। मैकेनिज्म, रस्टिंग, कोरोजन, कुछ भी लिख के सवाल आ सकता है, या इसको ऐसा भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल? मतलब यहां पर तुमने सोचा नहीं होगा कभी कि रस्टिंग जब होता है लोहे में तो वहां पर एक सेल बन जाता है, गैल्वेनिक सेल, कैथोड एनोड सब होता है वहां पे, करंट भी बनता है एकदम हल्का सा रस्टिंग में। सोचो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है रस्टिंग के वक्त, याद रखो सबसे पहली चीज। कैसे? तो हम डायग्राम से समझाएंगे और रिएक्शन भी। ये एक आयरन का टुकड़ा है, इस पे आकर के एक पानी का बूंद गिर गया, टप, वाटर। वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन और एसिडिक वाटर है, प्योर वाटर नहीं होता, डिस्टिल वाटर। वाटर एसिडिक होता है, बारिश की पानी एसिड है। अब सबसे पहले क्या होगा
आयरन, देखो 3 स्टेप होता है इसके रस्टिंग के। पहला होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। तुम पढ़े हो बच्चों कि कोई भी सेल में 2 रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड का। और रिडक्शन किसका होता है? कैथोड का। यहां पर बस 3 स्टेप है। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होगा, फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन गैस, और तीसरा होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ध्यान सुनो, सबसे पहले यहाँ का आयरन थोड़ा सा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, वो बन जाएगा Fe+2। देखो सबसे पहला Fe सॉलिड था, अब ये बन जाएगा Fe पहले सॉलिड था, टूट करके सॉल्यूशन में आ जाएगा Fe+2 एक्वस हो गया, घुल गया पानी में। और ये चीज तुम देखे हो जिंक में भी होता था, यानी यहाँ का लोहा घुल करके यहाँ आ गया, पानी में घुल गया। ये पानी है जो लोहा घुल गया पानी में। अरे देखो लोहा नहीं घुला, लोहा के आयन है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब और ये डबल कर लेना, क्यों करना है डबल बताएंगे, रुको इधर अगला। अब ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर ऑक्सीजन है बिल्कुल, और उसके साथ एसिड रेन भी है, H+ भी है, एसिडिक वाटर है। ये होगा रिड्यूस मतलब जैसे ऑक्सीडाइज मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस मतलब क्या होगा बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा OH-। अब ये बैलेंस नहीं होगा, देख रहा O2 है, इधर तो एक ही होगा, तो इधर डबल करो, इधर डबल। जब तुम ये डबल करोगे, चाहिए क्या? 2H 2O, सही, ठीक है। OH-, देखो रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का। इन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर H+ घुला हुआ था पानी में, इन दोनों से मिल करके OH- बना के पानी में छोड़ दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दिया तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन आयरन से चल के गया, लोहा गुड कंडक्टर। अब ये जो Fe+2 घूम रहा है बच्चों, वो फिर से ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेयर में, हवा में फिर से रिएक्ट करेगा वाटर से और ऑक्सीजन से, और अब की बार बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस H+ जो है निकल जाएगा। यानी ये जो Fe+2 है वो फिर से H2O से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन इसी में है, वाटर भी है, और बन जाएगा Fe2O3 रस्टिंग। यहाँ का जो लोहा था वो फेरस बना, फेरस से फेरिक बना और रस्ट हो गया। समझ में आ गया? ये Fe2O3 को ही रस्ट बोलते हैं। देखो Fe2O3, इसमें वाटर है, XH2O रहता है, वाटर भी है ना, ये बन गया रस्ट। क्लियर हो गया रस्टिंग? नहीं समझा? फिर से एक बार समझते हैं इसको, एक बार और समझते हैं, ठीक है। ये H2O बनता है, देखो चलेगा, बैलेंस करोगे तो आ जाता है। इसको H2O लिख लो। सुनो, तो पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, तो आयरन बना Fe से Fe+2। दूसरा स्टेप है बच्चों रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, याद करना बस ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन है। अब थोड़ा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगा, देखो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ डबल करोगे, अब 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो कोई क्या करता है, इसको भी डबल कर देता है, क्यों? क्योंकि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो तुमको 4 मिलेगा, तो इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा होगा, अल्प बुद्धि। देखो बे, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, 4 निकलेगा तब तो चार्ज मिलेगा तुमको, ठीक है? ये समझ में आ गया? ओके। अब ये फेरस आयन जो बना है आपका, 2 बना है ना, ये जाके फिर से वाटर से जुड़ेगा 2H2O से, और क्या बना देगा? Fe2O3 प्लस 4 बार H+। अब आराम से समझो, देखो Fe2 दिख रहा, O3 भी दिख रहा है, देखो O2O, इसको हाफ कर लो, हाफ O2, आधा O2 मतलब 1 ऑक्सीजन, आधा O2 मतलब 1 ऑक्सीजन। रस्ट का फॉर्मूला तो याद है ना, Fe2O3, ये लिख के खुद जमा लेना इधर।
देखो तो वाटर 2, ये 2 बना है, जो जो बना है वो यूज होगा ना। देखो ये 2 बना, यहाँ आया, 2 बना, यहाँ आया, क्लियर है। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिला, तभी तो इसका नाम है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया Fe2O3 प्लस 4H प्लस, देखो 4 बचेगा, 2 2 जा 4, क्लियर है। प्लस कैसे आ रहा, तो आयरन पे प्लस चार्ज था ना बे, 2 आयरन पे प्लस 4, तो वहां प्लस 4 है कि नहीं। यहाँ का चार्ज कहाँ गया, देखो +4 -4 0, 4 इलेक्ट्रॉन पे माइनस प्लस, यहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज देखो +4 -4 0, क्लियर है। इधर कट रहा, इधर कट रहा, इसमें नहीं कटा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो ये 3 स्टेप है रस्टिंग को। रस्टिंग को बचाने का क्या तरीका है, तो 2 तरीका आपको जबरदस्त पढ़ाए जाते हैं। देखो सबसे पहला होता है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, बलिदान। बलिदान मतलब अगर आयरन को बचाना है तो इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दो, इससे क्या होगा, जिंक में कोरोजन होगा, आयरन बच जाएगा, जिंक को बलिदान कर दिए। दूसरा होता बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मतलब कोई भी मेटल को, मेटल खराब कब होता है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर उसका रिडक्शन होने लगे तब तो खराब ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन होने से ही मेटल खराब होता है, अगर उसका रिडक्शन होने लगे तो मेटल खराब होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस मेटल के साथ, देखो इसमें क्या करते हैं, ये आयरन है, आयरन मेटल के साथ कहीं भी एक जगह मैग्नीशियम मेटल बांध दो तार से, क्या होगा। अब हाई रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, ध्यान से सुनना। अब ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका ई कम होता है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम बार बार लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, आयरन कर ही नहीं सकता। जब तक देखो ये चीज अभी सीखा तुमने, क्या सीखा कि 2 लोग होते हैं, एक ई नॉट कम, एक ई नॉट ज्यादा। जिसका ई नॉट ज्यादा वो रिड्यूस होगा, क्लियर हो गया, और जिसका ई नॉट कम वो ऑक्सीडाइज होगा। क्यों, ई नॉट का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताओ मैग्नीशियम आयरन, आयरन नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर, ऊपर जाने पे कम हो रहा है, इसका कम होगा, इसका ज्यादा, जिसका कम हो ऑक्सीडाइज। यानी ऑक्सीडाइज कौन होगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, आयरन तो बच गया ना, आयरन में रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये प्रोटेक्शन। ये 2 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफिशियल और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। एक बैरियर मेथड होता है, बैरियर है रुकावट, पेंट मार के, ग्रीस मार के बैरियर कर लो। चलिए, तो ये तरीके हो गए आपको बचाने के। कोरोजन कैसे कैसे फास्ट होगा, मान लो हम चाहते हैं आयरन में कोरोजन जल्दी हो या कम हो, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पहला कोरोजन डिपेंड करता है प्यूरिटी ऑफ मेटल। अगर मेटल जितना ज्यादा प्योर होगा उतना कोरोजन कम होगा। इनप्योर मेटल जल्दी कोरोजन होता है। कोई बोला कैसे, तो इनप्योर मेटल में देखो क्या होगा, आयरन बनेगा कैथोड, सॉरी एनोड, और इम्प्यूरिटी बनेगा कैथोड। एनोड कैथोड बना, आयरन खराब होना चालू। मान लो इम्प्यूरिटी नहीं रहेगा तो चालू होता है रिएक्शन, सिर्फ ऑक्सीडाइज होने से कुछ नहीं होता। ये रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक सेल नहीं बनेगा। देखो ये गैल्वेनिक सेल बना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो गैल्वेनिक सेल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब। उसके बाद है रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस। चिकना सरफेस रहेगा तो पानी नहीं रुकेगी उस पर, तो चिकना सरफेस रखो। उसके बाद वो मेटल की रिएक्टिविटी, अगर हाई रिएक्टिव मेटल है तो बड़ी समस्या है यार। क्यों, हाई रिएक्टिव तुरंत इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेस रिएक्टिव रहेगा तो नहीं करेगा रिएक्शन। तीसरा पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ज्यादा पोल्यूशन होगा, ज्यादा कोरोजन होगा। देखो तुम याद करो, तुम्हारे किचन में का ग्रिल उड़िल जल्दी सड़ जाता है। क्यों, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है हमारे घर में, खाना का गैस वैस निकल रहा है। तो पोल्यूशन ज्यादा होगा तो कोरोजन फास्ट होगा। ठीक है, तो बस इस तरह से ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। टाइम भी खत्म हो गया है, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है। थोड़ा सा आपके पास सेल है जो बुक में है एनसीईआरटी, एक बार रिवाइज कर लेना। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बस इसको पढ़ लोगे थ्योरी जैसा तो भी हो जाता है। 4 सेल है जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल, 2 ही इंपॉर्टेंट है, 2 ही आता है पेपर में। सुन लो फिर से, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी यानी आपके पास लीड एसिड एक्यूमुलेटर जो घर में है, और फ्यूल सेल, ये 2 सेल से सवाल आते हैं। बस तो बस खत्म कर दिया हमने चैप्टर आपको। तो कल आपके पेरेंट्स को बोलिएगा 7:30 में